तो हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम अभी करेंगे टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और मुझे पता है कम टाइम में क्या मैं करा दूं ऐसा कि भाई साहब पेपर में वो ऐसा दिखाई दे, वैसा ही क्वेश्चन दिखाई दे। तो वही सब क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखो और आपको पता लगेगा कि हाइड्रोकार्बन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोकार्बन में इतनी ही प्रिपरेशन करनी होती है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। तो मैं आपको एक ऐसी चीज कराने जा रहा हूं जिससे आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में या फिर ऑर्गेनिक चैप्टर में सारे के सारे कन्वर्जन हो जाएंगे। सारे के सारे कन्वर्जन हो जाएंगे। तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। अगर आप मेरी कुछ बातों को याद कर लोगे तो आपसे मैं गारंटी देता हूं कि 100% जितने भी कन्वर्जन है एलिफेटिक वाले सारे कर लोगे। देखो समझा रहा हूं मैं कैसे। देखो पहला याद रखेंगे आप लोग, कुछ बातें आपको रट्टा मारना है। फर्स्ट टाइम मैं आपको कह रहा हूं कुछ बातें याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल होता है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बार बार कोई भी कन्वर्जन करने के लिए। तो देखिए अगर आपको मैं कहूं याद करना है तो पहला पॉइंट कि अगर आपके पास कहीं पर ऐसा कुछ दिखाई दे, ठीक है, ये क्या है आपके पास, आप ध्यान से समझिए। ये जो चीज है ना इसको बोलते हैं हम, पता है क्या, एसिटिक एसिड। ये आपका एसिटिक एसिड है, या इसी को आप इथेनोइक एसिड भी बोलते हो। इथेनोइक एसिड भी बोलते हो इसको आप एसिटिक एसिड भी कहते हो, एसिटिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है। अगर सुनते रहना, इसके अंदर हम ये डाल दे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है CH3COO- Na+। मैं बोल रहा हूं अगर आपने सिर्फ ये पेज याद कर लिया, आपसे दुनिया के सारे कन्वर्जन हो जाएंगे और आपके लिए 12th एक बच्चों का खेल हो जाएगा, बच्चों का। तो देखिए छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको, कुछ कुछ बातें याद करनी, इसको रट लेना है। समझ में आए ना आए वो बात की बात है, इसको याद कर लेना है जिससे बहुत मजा आएगा। मतलब ये लॉजिकल है, मतलब याद करना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब जब इसके अंदर हम ये डालते हैं सुनते रहना, NaOH + CaO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। इसको इकट्ठा बोलते हैं हम सोडा लाइम। तो जैसे हम सोडा लाइम डालेंगे ना प्यारे बच्चों, जादू क्या होगा, यहां पर CH4 बन जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, अच्छा इस चीज को बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। चलिए जो भी है इसका नाम, जो भी है ये जो भी नाम है, ये बात की बात है, पर लिख देता हूं मैं डीकार्बोक्सिलेशन। इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से, छोटी छोटी बातें हैं ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको। फिर आपका CH4 बन जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या करोगे आप लोग, सुनते रहना, कि आपने एक बात समझ लिया कि जहां पर जब आप लेते हो 2 कार्बन तो आपको मिलता है 1 कार्बन, यानी 2 कार्बन से 1 कार्बन मिला आपको। बात समझे। तो छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे यहां पे। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसके अंदर डालने वाला हूं, सुनते रहना, Cl2HNu। सुनते रहना, इसका नाम होता है क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन करने के बाद ये बन जाएगा आपका CH3Cl। अब क्या करना है, अब इसमें आप ये डालोगे छोटी सी चीज, 2 सोडियम ड्राई ईथर। सुनते रहना, बस बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा इसी से। 2 सोडियम ड्राई ईथर, जैसे इसके अंदर आप डालोगे 2 सोडियम ड्राई ईथर, ये बन जाएगा CH3CH3। ये Na और Cl निकल जाता है और ये जो कार्बन है, कार्बन आपका जुड़ जाएगा ऐसे। इसको बोलते हैं बुर्ज रिएक्शन। सुनते रहना बस, बुर्ज रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुनिया के सारे कन्वर्जन होंगे इससे। फिर अगली बार अब सुनते रहना, अगर मैं दोबारा इसके अंदर ये कर दूं, Cl2HNu डाल दूं, जिसको आप क्लोरीनेशन कह रहे, हेलोजिनेशन या फिर क्लोरीनेशन कह रहे, तो क्या होगा सोचो, ये CH3 CH2 और Cl लग जाएगा। CH3 CH2 यहां पर Cl लग जाएगा, जैसे कि CH4 था तो Cl लग गया, वैसे CH3 CH3 में भी CH3 CH2 Cl लग जाएगा। अब अगर मैं इसके अंदर एक काम कर दूं छोटी सी, अगर मैं इसके अंदर छोटी छोटी बातें बताऊं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं हम वैसे तो। मान लो इसके अंदर मैंने ये कर दिया, सुनते रहना, मैं डाल दिया 2Na ड्राई ईथर, तो बताओ ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बुर्ज रिएक्शन। तो यहां से आप कहां जा सकते हो, यहां पर CH3 CH2 CH2 CH3। मैंने पहले भी कहा था कि बुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, ये जो Cl है वो निकल जाता है और ये जाके दुगना हो जाएगा, दुगना। वैसे ही ये पूरा का पूरा दुगना हो जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा। चलो खैर अलग बात है। अगर मैं यहां से बोलूं कि इसके अंदर अगर मैं डाल दूं
दो बातें डाल दूं, सुनते रहना बस। अगर मैं यहां पर डाल दूं एक्वस KOH, एक्वस KOH, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना इस Cl की जगह पर OH लग जाएगा, तो आपका आंसर आएगा CH3 CH2OH। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर मैं एल्कोहलिक KOH डालता, एल्कोहलिक KOH। वैसे ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, देखो आपका Cl एलिमिनेट हो गया, तो ये हमने यहां पर किया है एलिमिनेशन, लिख देता हूं मैं, हमने यहां पर एलिमिनेशन किया है, ठीक है। वैसे यहां पर देखो एल्कोहलिक KOH है, तो यहां पर क्या होता है, देखो ये आपका Cl परमानेंट हटता है इसके अंदर। जैसे यहां पर तो OH लग गया था, जब हमने एक्वस KOH डाला तो Cl की जगह पर OH लग गया, लेकिन जब आप CH3 CH2Cl में ये डालते हो अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ का Cl भी जाता है और यहाँ का H भी जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है पता है आपको, यहाँ पर मिलता है आपको CH2, क्योंकि यहाँ का H चला जाता है, H भाग जाता है, और यहाँ आपको सिंगल बॉन्ड मिलता है और दोबारा यहाँ पर CH2 मिलता है, और ये Cl परमानेंट चला जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पूरे करने के लिए हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये छोटी सी चार्ट याद रखते हो तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इजीली कर सकते हो। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब इसके अंदर छोटी छोटी बातें ध्यान रखना आप। अब ये जो डबल बॉन्ड है इसके दो तरीके के वो चलते हैं, सुनते रहना। चलो अगर मैं इसमें डालूंगा ना, सुनते रहना, अगर मैं इसमें डाल दूंगा Br2CCl4, Br2CCl4, तो ये देखो ये जो कार्बन है इसको ऐसे लिखना है, कार्बन कार्बन, एक Br यहां और एक Br यहां, आपको याद करना पड़ेगा चीजों को। तो एक Br आपका यहां हो गया, एक Br आपका यहां हो गया। अब काम की बात क्या करते हैं, यहां पर CH2 लगा देते हैं, यहां पर भी CH2, बॉन्ड पूरे करने के लिए। अगर अब मैं दोबारा इसके अंदर प्यारे बच्चों, दोबारा इसके अंदर अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करूं तो सोचो क्या होगा, आपका एक हैलोजन भागेगा। मान लो जैसे वहां पर क्लोरीन भागा था, वैसे यहां पर मान लो आप ब्रोमीन भागे, देखो Br2CCl4 डालने से दो ब्रोमीन आता है और जो डबल बॉन्ड है सिंगल हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या होगा, माइक चल रहा है, ये जो Br है वो भागेगा और बगल वाले का H भागता है। मैंने वो पढ़ाया था कि यहाँ का Cl तो यहाँ का H भागेगा, तो यहाँ पर क्या होगा सोचो, ये Br की Br रहेगा, यहाँ CH रह जाएगा, एक H भाग जाएगा, यहाँ Br परमानेंट भाग जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, ये Br परमानेंट भागेगा, तो बीच में यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्या जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब और छोटी सी बात, अगर मैं इसके अंदर ध्यान रखना अल्कोहलिक KOH और एक सोडा माइन भी डालते हैं इसके अंदर, ये डाल दूं तो दोबारा ये ब्रोमीन भाग जाएगा और यहाँ का H भाग जाएगा, तो यहाँ से ब्रोमीन गया तो CH बचा, यहाँ से H गया तो CH बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। और जैसे ही प्यारे बच्चों इसके अंदर रेड हॉट आयरन ट्यूब डालेंगे, जैसे ही रॉड हॉट आयरन ट्यूब डालेंगे आपका बेंजीन बनके तैयार हो जाएगा। तो अब मेरी बात को सुनते रहना, ये जो चीज मैंने आपको बताया है, ये जो मैंने आपको चीज बताया है, जिस बच्चे ने याद कर लिया वो पूरी केमिस्ट्री को घुमा सकता है। कैसे पूरी केमिस्ट्री को घुमा सकता है, अगर कोई बच्चा अगर चाहेगा तो बेंजीन के अंदर से अगर Cl2 डाल देगा, Cl2 डाल दे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ, तो यहां पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। वो चाहे तो ब्रोमीन भी डाल सकता है, ब्रोमीन, वो चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है, अगर CH3Cl डाल दे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो पूरा का पूरा यहां पर क्या लग जाएगा। देखो हमेशा ना ध्यान रखना, ये जो AlCl3 वाला होता है वो एक Cl को खा जाता है और एक Cl बेंजीन पे लग जाता है, वैसे यहां पर ये एक Cl को ये खा जाएगा AlCl3 और जो बचा हुआ CH3 यहां लग जाएगा। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे क्या हो रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि आप दुनिया की कोई भी चीजें करवा सकते हैं। अब आप चाहो तो बेंजीन के अंदर नाइट्रेशन करवा दो, सल्फोनेशन करा दो, जो मर्जी करा दो, मतलब कुल मिला के बात यह है कि ऐसे हम कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कैसे आप मिथाइल ब्रोमाइड को, लिखा है मिथाइल ब्रोमाइड को इथेन में कन्वर्ट करोगे। तो देखिए मिथाइल ब्रोमाइड को इथेन में कन्वर्ट करने के लिए आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि बेसिकली मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है। मिथाइल ब्रोमाइड का मतलब है CH3Br, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो CH3Br को हम मिथाइल ब्रोमाइड कहते हैं और ये कह रहा है कि आपको यहां पर जाना है, इथेन पे जाना है, CH3 में जाना है। तो मिथाइल ब्रोमाइड से हमको जाना है इथेन में। एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लूं, हाँ जी बिल्कुल साफ है सब कुछ। तो CH3Br से आपको CH3 में जाना है। तो देखो जब भी आपका एक कार्बन दो कार्बन में कन्वर्ट होता है
तो हम इस्तेमाल करते हैं वुर्ज रिएक्शन। क्या इस्तेमाल करते हैं हम? वुर्ज रिएक्शन। तो यहां पर हम वुर्ज रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे कन्वर्जन के लिए। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे देखिए भाई साहब, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आप CH3Br बोल रहे हो। अच्छा, यहां पर अगर CH3Cl होता है ना, यानी हेलोजन होता है ना CH3Cl, तब भी सेम ही तरीका होता है। तो CH3Br में जब आप ये डाल दोगे ना 2 सोडियम ड्राईथर, 2 सोडियम ड्राईथर, इसी को हम वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। तो हम यहां पर करवा रहे हैं वुर्ज रिएक्शन प्यारे बच्चों, वुर्ज रिएक्शन। तो पता क्या होगा? देखो यहां Na और Br निकल जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो ये बन जाएगा CH3 बन जाएगा और ये NaBr निकल जाएगा, यहां से NaBr निकल जाएगा। वैसे अगर बैलेंसिंग के साथ चले तो यहां पर भी 2 होता है, यहां पे भी 2 होता है, पर बैलेंसिंग ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, यानी ऐसे कन्वर्जन आ सकते हैं। और ध्यान रखना कि वुर्ज रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कार्बन 1 से 2 तक पहुंचाना हो तो आप वुर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फटाफट। सो प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी लिखा है यूजिंग सोहर्स फॉर्मूला या फिर सोहर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ इथेन कॉन्फॉर्मेशंस। तो सोहर्स के लिए हमें इथेन के लिए बनाना है। इथेन हमारी एनसीईआरटी में भी है, बहुत सारी बुक्स में इथेन का ही है, तो यही क्वेश्चन आता है सेम टू सेम। तो को आपको डायग्राम ये बनाना है, एक बोलना है इक्लिप्स्ड, एक बोलना है स्टेगर्ड। कैसे बनाना है? एक लाइन खींचो, हाइड्रोजन को ऐसे रखो ट्रायंगल की तरह, 1 2 3। यहां पर भी हाइड्रोजन को ट्रायंगल की तरह रखो। ऊपर में क्या है देखो, ऊपर में थोड़ा सा चेंज करना है, एक इधर एक इधर, तो एक इधर तो थोड़ा सा चेंज, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर। तो डायग्राम 1 बार 2 बार ड्रॉ करना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्लीज इसे नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये वाला है। देखिए सारे बेस्ट क्वेश्चन में सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे खड़े होके स्लाइड्स कहां गई? ये रहा देखो। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको लैंग्वेज समझना है और काम करना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है देखो, विच कंपाउंड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ब्यूटेन। आपको चाहिए ब्यूटेन, चाहिए आपको ब्यूटेन यूजिंग कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं कि कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। देखो सुनो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Na, ये है हमने लिया, ये हमारा कोई कंपाउंड है और इसमें हमने कर दिया इलेक्ट्रोलिसिस। हमने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। ये कोई कंपाउंड है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। तो ये जो चीजें ना, ये जो चीज आगे लगी होती है आगे, वो दुगना हो जाती है, ऐसा हो जाती है, CH3 हो जाता है। मेरी बात समझे? तो अगर आप एक कार्बन लोगे तो आपको 2 कार्बन मिलता है। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में अगर आप एक कार्बन लेते हो तो आपको 2 कार्बन मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या था कि आप कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे? सुनो, क्वेश्चन में था आप कैसे बनाओगे ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। आप कैसे बनाओगे 4 कार्बन? देखो मेरी बात सुनना, आपने क्या किया था, यहां पर 1 कार्बन लिया था, आपको 2 मिला था, मतलब C डबल बॉन्ड O आपने ऐसा लिया था। मतलब C डबल बॉन्ड O के पीछे अगर 1 कार्बन लेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 2। तो अभी क्वेश्चन कह रहा है कि कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में कितना क्या लोगे, है ना, बीच कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड लेंगे कि आपको ब्यूटेन मिले। क्या मिले? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन कब मिलेगा सोचो, तो जब मैं C डबल बॉन्ड O के पीछे 2 कार्बन लूं, CH3 CH2 लूंगा, तो बाद में जाके यही दुगना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दुगना। तब ये बन जाएंगे CH3 CH2 CH2 CH3। यानी कि कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में जो भी C डबल बॉन्ड O के पीछे लोगे वो आगे जाके दुगना हो जाएगा। तो मैंने यहां पर 2 कार्बन लिया ताकि आगे जाके क्या बन जाए, वो 4 कार्बन बन जाए। और ये साइड प्रोडक्ट है, इसकी जरूरत नहीं है आपको मेन बस ये करके दिखाना होता है ये। तो ये है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड O के पीछे जो भी होगा वो आगे जाके दुगना हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम सॉल्ट ऑफ प्रोपोनोइक एसिड। क्या लिखा है? सॉल्ट ऑफ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये एसिड होता है C डबल बॉन्ड OO, एसिड होता है। तो ये है सॉल्ट ऑफ प्रोपोनोइक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड। तो ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार दिखाई देंगे, तो थोड़े थोड़े आपको IUPAC नेम टाइप की चीजें पता होना चाहिए कि कौन होता है प्रोपेन, कौन होता है ब्यूटेन, ये सब पता होना चाहिए। फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मतलब ये सब मैं खुद ही तैयार कर रहा हूं ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट कैसे करोगे, हाउ वुड यू कन्वर्ट सोडियम एसीटेट टू मीथेन। अब देखिए सोडियम एसीटेट किसे कहते हैं पता होना चाहिए। देखो जैसे एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड ऐसा होता है, एसिटिक एसिड इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। अगर इसमें हम H लगा दें, यहाँ पे H, O के बगल में H लगा देंगे, तो ये कहलाएगा सोडियम एसीटेट।
नाम याद रखना आपको, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट क्या होता है, CH3COO माइनस Na+, ये हमारा सोडियम एसीटेट है और हमें जाना है मीथेन में, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डी कार्बोक्सिलेशन अच्छे से पढ़ के जाना, यही होता है। इसमें क्या है, NaOH और ये डालते हैं, इसको बोलते हैं हम सोडा लाइम, सोडा लाइम। तो जब भी हम सोडियम एसीटेट के अंदर सोडा लाइम डालते हैं तो पता क्या होता है, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा गोल हो जाएगा और बचेगा क्या, ये CH3 बचता है और यहां से H बचता है। तो CH3 और H यहां पर हो जाएगा CH4 और यही हमें बनाना था। बोला ना, हाउ वुड यू कन्वर्ट सोडियम एसीटेट टू मीथेन, तो देखो इसी को बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन हम किससे बना रहे हैं, हम बना रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन से। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन देखो, व्हाई वुर्ज रिएक्शन कैन नॉट यूज्ड फॉर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम वुर्ज रिएक्शन में क्या बातें करते हैं, हम वुर्ज रिएक्शन में ये बातें करते हैं कि भाई CH3Cl है, आप 2Na डाल दो, ये बन जाएगा CH3 बन जाएगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि भाई आप अलग अलग क्यों नहीं ले सकते, एक बार CH3Cl ले लो, एक बार CH3CH2Cl ले लो। तो वाई वुर्ज रिएक्शन कैन नॉट यूज फॉर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। तो हमने कहा भाई बात ऐसी, चलो हम करके देख लेते। तो हमने करके देख लिया, हमने CH3Cl भी ले लिया और CH3CH2Cl भी ले लिया, हमने डिफरेंट लेके देख लिया। वो कह रहा है हम यूज नहीं करते, हम प्रेफर नहीं करते, और हम कह रहे चलो एक बार करवा के देखते हैं। तो हमने एक बार CH3Cl लिया, एक बार CH3CH2Cl लिया और हमने वुर्ज रिएक्शन करवाया सोडियम डाल के। तो क्या होगा सोचो, CH3 का 2 बार बन जाएगा CH3CH3, वैसे ही इस वाले का 2 बार बन जाएगा, CH3CH2 का 2 बार बन जाएगा CH3CH2 फिर इन दोनों का आपस में बन जाएगा CH3 और CH3CH2 का आपस में बन जाएगा तो CH3CH2 तो इससे क्या हुआ, देखो आपको मिक्सचर मिल गया, आपको अल्केन तो मिला, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो इनका सेपरेशन बहुत मुश्किल है। तो ये लिखा है वी गेट मिक्सचर ऑफ अल्केन्स हुज सेपरेशन इज डिफिकल्ट, उनका सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यही हम लिख के आएंगे भाई कि वाई वुर्ज रिएक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। डिफरेंट क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलेगा, उनका सेपरेशन बहुत मुश्किल है। फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन इसके ऊपर आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा है, ड्रॉ न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इथेन के लिए आएगा जनरली, इथेन, ठीक है, इथेन के लिए ड्रॉ न्यूमन प्रोजेक्शंस, जिसमें एक्लिप्स और स्टैगर्ड में बताना है और बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। एक बार पढ़ लो कि ड्रॉ न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ, ऐसे आएगा और करके, और इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड बताना है आपको, कन्फर्म जो इक्लिप्स है स्टैगर्ड बनाना है आपको, फिर बताना है विच इज स्टेबल एंड वाई, कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों। तो देखिए डायग्राम कैसे रहेगा, आपको एक सर्कल बनाना है, सर्कल और H, ठीक है। अब यहां पर एक में जो दूसरे H होंगे वो पास पास होंगे, देखो, और एक में थोड़े थोड़े दूर दूर होंगे। तो आपको ये सेम डायग्राम बनाना है। यहां पर आप बेसिकली दोनों डायग्राम एक जैसे ही है, ये फर्क है कि रोटेशन का एक तरह से फर्क है ना, तो आपको डिक्टो यही बनाना है, सेम टू सेम। और आपको ध्यान रखना है कि इनमें ना स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, इनमें स्पेस ज्यादा होता है, पर यहां देखोगे तो स्पेस थोड़ा कम है, इनमें डिस्टेंस कम है। तो देखो अगर इनमें डिस्टेंस कम है तो पार्टिकल्स पास पास होंगे तो रिपल्शन होगा ज्यादा, अगर इसमें रिपल्शन होगा तो ये लेस स्टेबल होंगे। पर यहां पर क्या है, देखो पार्टिकल पास पास है तो रिपल्शन है तो लेस स्टेबल, पर यहां पर पार्टिकल दूर दूर है, अगर पार्टिकल दूर दूर है तो रिपल्शन कम होगा, क्योंकि पास आने पर रिपल्शन होता है, दूर जाने पर रिपल्शन नहीं होता। तो यहां बोले ये पार्टिकल दूर दूर है तो यहां पर होगा लेस रिपल्शन ड्यू टू फार प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो इस वाले केस में, स्टैगर्ड केस में क्या होता है, लेस रिपल्शन ड्यू टू फार प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, सो मोर स्टेबल। तो इसमें रिपल्शन कम होता है तो ज्यादा स्टेबल ये होता है, और ये कम स्टेबल होता है क्योंकि पार्टिकल पास होता है इसमें। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लिखा है कि इसको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। कहने का मतलब क्या है कि बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग पर डिपेंड करता है। मतलब क्या होता है, जब भी हम ब्रांचिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, अगली बार मैंने ऐसे कर दिया 1 2 3
4 और यहाँ 5, तो ये ब्रांचिंग हो गया। अगली बार ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5। जब भी हम ब्रांच करते हैं, चैन को छोटा करते हैं, चैन में ब्रांचिंग करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम ब्रांचिंग करेंगे ना, जब भी हम ब्रांचिंग करते हैं तो सरफेस एरिया घट जाता है, और सरफेस एरिया घटने से फोर्स घट जाता है। तो ब्रांचिंग से क्या होता है? ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घटता है, और सरफेस एरिया से आपका जो फोर्स है, फोर्स घट जाता है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। अब सोचो कहीं पर फोर्स घट गया तो जल्दी बॉयल हो जाएगा ना, जल्दी टूट जाएगा। तो ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, बिकॉज बाय ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस, फोर्स भी डिक्रीज होता है। तो देखिए अब यहां पर लिखा है पेंटेन, पेंटेन लिखा हुआ है, तो सीधा चैन है, सीधा चैन 1 2 3 4 5। फिर है 2 मिथाइल पेंटेन, यानी कि इसमें 2 पर मिथाइल आ गया, मिथाइल मतलब ब्रांचिंग हो गया। और यहां पर तो ज्यादा ब्रांचिंग हो गया, 2 डाई मिथाइल, इसमें ब्रांचिंग और बढ़ गया। मिथाइल का मतलब ब्रांच चैन, मिथाइल ब्रांचिंग का पहचान होता है। तो इसमें ज्यादा ब्रांचिंग है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा, सबसे कम इसका, फिर उससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा इसका। यानी जिसमें ब्रांचिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांचिंग आपस में क्या होता है? इनवर्सली। क्यों? ब्रांचिंग करने से सरफेस एरिया घट जाता है, फोर्स घट जाता है, और फोर्स घटने से बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। कौन सा फोर्स घटता है वो तो आपने पढ़ा होगा, है ना? वैसे फोर्स का नाम होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो बाय ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीजेस, हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, लिख दिया मैंने, ठीक है ना? तो बाय ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सो वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीजेस, हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। पर इसमें ऐसा पूछा नहीं था कुछ भी, बस अरेंज करना था, मैंने तो थोड़ा पढ़ा दिया आप लोगों को। फिर आगे बढ़ते। सो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रांस टू ब्यूटीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस। देखिए ट्रांस कैसा होता है? ट्रांस जैसे C डबल बॉन्ड C है, तो यहां पर A है, यहां पर कोई A लगा है, मान लो यहां पर कोई B लगा है, यहां पर कोई B लगा है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांस, ठीक है? और सिस क्या होता है? सिस जैसे C डबल बॉन्ड C है, ये A है तो ये A हो गया, ये B है तो ये B हो गया, तो इसको बोलते हैं हम सिस। तो देखिए जो ट्रांस होता है ना, ट्रांस कहते हैं कि ट्रांस बहुत सिमेट्रिक है। देखो B के सामने B है, A के सामने A है, तो ट्रांस एक तरह से सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक मतलब जैसे मेरी बॉडी सिमेट्रिक है, एक हाथ इस तरफ तो एक हाथ इस तरफ, मेरी बात समझे? तो ट्रांस एक सिमेट्रिक चीज होता है, और जैसे सिमेट्रिक चीज है ना, तो यहीं पे लिखा है ट्रांस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, हेंस पैक्ड वेल इन क्रिस्टल, ये अपने क्रिस्टल में अच्छे से पैक होता है। अगर अच्छे से पैक होगा तो हेंस मोर मेल्टिंग पॉइंट, एमपी का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। तो वही पूछा है कि ट्रांस वाले का जो है, वैसे ट्रांस वाले का जो है हायर मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, तो उसके पीछे हम ये रीजन लिख के आएंगे। बात समझ में आ गया? तो अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा कई बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ओजोनोलिसिस के ऊपर, तो हम कैसे करते हैं ओजोनोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन? देखिए जैसे कभी भी ओजोनोलिसिस करना हो या इसका रिवर्स करना हो, तरीका क्या होता है? O3 जिंक और H2O, ये दिखाई देगा आपको, ये राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर ओजोनोलिसिस। इसी क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूं कि आपने डबल बॉन्ड को है ना तोड़ देना है, और तोड़ने के बाद क्या करना है? एक ऑक्सीजन यहां लगाना है और एक ऑक्सीजन यहां लगाना है, तो बन जाएगा CH2O, और यहां पे लगाने से क्या बन जाएगा? OCH2 OCH2 बन जाएगा, ठीक है? मेरी तबीयत खराब चल रही है काफी दिनों से, तो मैं सो नहीं पा रहा हूं ना, तो सुबह से खाया भी नहीं हूं, बहुत सारी चीजें रिकॉर्डिंग कर रहा हूं एक साथ ही, क्योंकि क्या करें बच्चों का पेपर चल रहा है। देखो इससे मेरा भी ग्रोथ होगा, बच्चों का भी ग्रोथ होगा, और सबसे बढ़िया कि मजा आ रहा है यार, जान लगा देंगे, जान दे देंगे नहीं, जान लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। अगर मान लो रिवर्स करने का बोलता, तो रिवर्स कैसे करेंगे बताओ? इन दोनों ऑक्सीजन को निकाल के फेंक दो, तो ऐसा आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कई बार क्वेश्चन रिवर्स करने को भी आ सकता है ना, कि भैया हमें ये और ये मिला है, तुम बताओ जो कंपाउंड था वो क्या था? तो कुछ नहीं करना, दोनों ऑक्सीजन को मिला के दोनों ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना और जोड़ देना, डबल बॉन्ड को जोड़ देना, ऑक्सीजन निकालना, डबल बॉन्ड जोड़ना, तो इजीली आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी बातें थी, एनसीईआरटी में इसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ओजोनोलिसिस वाले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पक्का आ सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस कर लेना, मैंने कॉन्सेप्ट तो सिखा दिया आप लोगों को। सो मेरे प्यारे बच्चों
लिखा है ड्रॉ सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हैग्स टू इन, और जिस बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा, ये बात हम करते हैं फटाफट। ठीक है, देखो अब क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर। चलो बॉइलिंग पॉइंट वाला तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो भी कर दोगे आप खुद ही ये करना। मैं आपको ये डायग्राम वाला सिखाता हूँ, बहुत इजी है ना ये, आप थोड़ा बहुत तो मेहनत करोगे इंटरनेट से सर्च मार के। तो लिखा है ड्रॉ सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हैग्स टू इन। ये थोड़ा कठिन है, मैं करवाता हूँ। देखो पहले हैग्स टू इन लिख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, और 2 पर इन है तो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा, और सबकी बैलेंसी पूरी कर लेना हाइड्रोजन की हेल्प से। तो यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH आएगा। CH क्यों आएगा बताओ, कि डबल बॉन्ड इस तरफ है, सिंगल बॉन्ड इस तरफ है, तो एक बॉन्ड की कमी है तो यहाँ पर H लगा। वैसे ही इस तरफ डबल है, इस तरफ सिंगल है, तो एक बॉन्ड की कमी, तभी यहाँ पर H लगा। बाकी यहाँ क्या है, पीछे 1 आगे 1, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ा। वैसे ही यहाँ पर आगे पीछे 1 है तो यहाँ पर 2 है तो 2 लगाना पड़ा। यहाँ आगे 1 है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ा। तो हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं तो आपको पता होगा। अब डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको हमेशा ना इस कार्बन को पकड़ना होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ना होता है। तो मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड C को पकड़ लिया। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक H है और दूसरा CH2 है, और पीछे की तरफ देखोगे, पीछे क्या है, पीछे इस कार्बन पे एक तो H है और एक दूसरा ये पूरा है। समझे मेरी बात को। तो देखो मैंने इस वाले कार्बन को पकड़ा है, दूसरे कार्बन को, तो दूसरे कार्बन को पकड़ लिया मैंने। दूसरे कार्बन पे एक H है तो एक H को मैंने इधर रखा है और CH2 को इधर रखा है। अब मैं क्या करूंगा, अगले कार्बन जो होगा, अगला कार्बन थर्ड कार्बन पे जो H था ना, उसको भी इसी डायरेक्शन में रखूंगा जिस डायरेक्शन में पहले H को रखा था, ऊपर, तो इसको भी ऊपर। और जो H के अलावा बच गया पार्ट, उसको फिर मैं नीचे कर दूंगा, जो बच गया CH2 CH2 CH3। तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं हम सिस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सिस। दिख रहा है, अच्छी बात है, इसे बोलते हैं सिस। ठीक है, अब ध्यान रखना। आप ट्रांस कैसे बनाते हैं, ट्रांस, तो दोबारा सेकेंड और थर्ड कार्बन को पकड़ लो। अब इस सेकेंड कार्बन पे एक H है तो H को ऐसे लगा दो, और दूसरा है CH2 को लगा दो। अब जब थर्ड कार्बन पे जाओगे डबल बॉन्ड के बाद, तो H को ना पहले वाले H के सामने रखना, और जो बच गया वो उसको उसके अपोजिट में लगा देना इधर। यानी अगर H और H सामने होता है तो इसको हम ट्रांस कहते हैं, और जब CH कार्बन वाले के सामने है तो इसको बोलते हैं हम ट्रांस। यानी जब H और H सेम में हो, ऐसे बन रहा हो, V टाइप का बन रहा हो, V, जब भी V बन रहा हो तो उसको बोलते हैं हम सिस। और जब बिल्कुल ही ऐसे प्लेन टाइप का बन रहा हो, ऐसे जैसे H और H में ऐसे लाइन खींच रहा है, लाइन, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांस। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, इसे नोट कर लो। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो सिस और ट्रांस आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए मुद्दा क्या है, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड, ठीक है, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथीन। इथीन मतलब डबल बॉन्ड, इथीन मतलब डबल बॉन्ड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा। ठीक है, यह थोड़ा मिस प्रिंटिंग भी हो गया, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, अब ये हुआ कैसे, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथीन, तो ये होता है इथाइल क्लोराइड, 2 कार्बन को इथाइल क्लोराइड। जब इसके अंदर हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं, इसको बोलते हैं हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो अगर आपने हाइड्रोकार्बन की मेरी लेक्चर देख लो, 3 घंटे का 1 फोटो, उसमें सब कुछ कराया गया है। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्लोरीन भी जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन भी जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा CH2 और यहाँ पर भी बचेगा CH2, और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यही CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, क्योंकि यहाँ पर डीहाइड्रो यानी हाइड्रोजन भी भागा है और हेलोजन भी भागा है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के कारण ये हुआ है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि अल्कोहलिक KOH क्या करता है, अल्कोहलिक KOH क्लोरीन को भी भगाता है, और इस कार्बन का क्लोरीन भागा है तो इस कार्बन का हाइड्रोजन भागा है, तभी यहाँ CH2 बचा और यहाँ भी CH2 बचा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अपने पास अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन। तो जब आप एनसीईआरटी में जाओगे तो एनसीईआरटी के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पता कैसे कैसे, आपको सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन,
जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, तो मैं यहां से इस क्वेश्चन की मदद से हिंट दे रहा हूं आपको, हिंट कि ये जो बोला ना कन्वर्ट करो भाई बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओ, तो ये प्रोसेस का नाम है नाइट्रेशन। वैसे जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, जितने भी नेमिंग है, सल्फोनेशन, वुर्ज रिएक्शन या डीकार्बोक्सिलेशन, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, दोबारा बोल रहा हूं, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट अल्साइलेशन, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है सारे कर लेना बस एनसीईआरटी से, कि वहीं से क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी के सारे नेमिंग रिएक्शन कर लेना प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो कई बार एग्जाम में आता है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन से या फिर प्रिपेयर करना है, ये आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जब भी आपको बेंजीन से यहां जाना हो, हेक्साक्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन के अंदर 6Cl2 एनहाइड्रस ANHY एनहाइड्रस AlCl3 डार्क कोल्ड कंडीशन में 6Cl2 डालना है। बेंजीन के अंदर 6Cl2 डालना है इस कंडीशन के साथ, तो आपको जो मिलेगा वो होगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। और अगर आपको ये बनाने को बोले बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कंफ्यूजिंग सा है ये, तो बेंजीन के अंदर आपको डालना है 3Cl2 लाइट की प्रेजेंस में, HNu या फिर यूवी लाइट की प्रेजेंस में टेम्परेचर के साथ, तो इसकी नीड नहीं है टेम्परेचर की। फिर भी जब बेंजीन के अंदर 3Cl2 डालोगे तब ये बनेगा, और इसका नाम क्या, इसका नाम ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ध्यान रखना पहले वाले का आंसर ये है, तो आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा इसको अच्छे से, दोनों नाम में बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला होता है। आपको मैं पहले बता दूं, आपको एरोमेटिक की थ्योरी पता होना चाहिए, हक्कल रूल, जो हक्कल रूल होता है एरोमेटिक का, कि भाई एरोमेटिक कब कहेंगे, हक्कल रूल क्या है, थ्योरी से थ्योरी पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं थोड़े से एनसीईआरटी लेवल के, सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना बहुत है। जैसे क्वेश्चन लिखा है क्लासिफाई एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, बताओ कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नॉन एरोमेटिक है, तो हम जनरली हक्कल रूल से चेक करते हैं, हक्कल रूल से चेक करते हैं जनरली, या फिर एक और रूल होता है हक्कल रूल भी फॉलो हो और sp2 हो हर जगह। अगर sp2 है और हक्कल रूल है तो हम मानते हैं कि वो एरोमेटिक होगा। तो हक्कल रूल क्या कहता है, हक्कल रूल कहता है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो हम बोलेंगे भाई वो एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक की कंडीशन है, sp2 एंड हक्कल रूल। अब यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3, तो एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हक्कल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो भी हक्कल रूल को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं एरोमेटिक। तो ये वाला हमारा एरोमेटिक हो गया। यहां पर एक कार्बन जो है ना वो sp3 है, और sp3 कार्बन एरोमेटिक नहीं होता, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक ध्यान रखना, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो लेक्चर से पढ़ो, आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि ये वाला जो चीज है ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है, देखो क्योंकि यहां पर ना नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो अब यहां पर इसको एज ए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रीट करना हमेशा, ये ट्रिक ध्यान रखना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर जो अंदर जा सकता है, अंदर जा सकता है रेजोनेंस की वजह से। तो यहां पर कितने हो गए 2 2, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए एरोमेटिक है। यहां पर ये भी एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये देखो 1 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, तो ये भी एरोमेटिक है। एक ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, एक्स्ट्रा ले लिया है एक्स्ट्रा। ये जो क्वेश्चन है ये है ना, देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखो ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, देखो आप ठीक से देखोगे तो 2 पाई 6 पाई, यहां पर पाई पता कितना है, 1 2 3 4 ही है। तो ये कंपाउंड ध्यान रखना, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एंटी एरोमेटिक। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बेस्ट थी। अब मैं बता रहा हूं आपको कि हाइड्रोकार्बन में आपको क्या क्या अच्छे से तैयार करना है, सुन लो। हाइड्रोकार्बन में कुछ बातें जो जहां से क्वेश्चन आता है, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है प्लस जो जो मैंने मेंशन किया है उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से कम प्रैक्टिस करना है। तो नेमिंग रिएक्शन प्लस जो मैंने आपको बताया है वो प्रैक्टिस करना है सारा, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन फर्स्ट, जो बताया है वो सेकंड, थर्ड ऑल मैकेनिज्म, जितने भी मैकेनिज्म हैं आपके एनसीईआरटी में या आपके सिलेबस में, जितने भी मैकेनिज्म हैं उनमें से एक न एक मैकेनिज्म आ सकता है। जैसे कि एक होता है एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है, कोनिकोव्स, तो एंटी मार्कोनिकोव्स के मैकेनिज्म, ठीक है। तो मार्कोनिको का जो होता है, मार्कोनिकोव्स का मैकेनिज्म, ठीक है, ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो सबको आता है।
एंटी मार्कोनिकोव का मैकेनिज्म, मार्कोनिकोव का मैकेनिज्म, क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म, क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म, ठीक है, जो हेलोजिनेशन कहते हैं इसको कई बार, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। और जितने भी नेमिंग रिएक्शन होंगे ना, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, एरोमेटाइजेशन, जो भी नेमिंग रिएक्शन होंगे सारे के सारे आपको करने हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी जितने भी मैकेनिज्म, मैंने तो कुछ एग्जांपल दिए, आपका एक ना एक मैकेनिज्म आएगा, सारे मैकेनिज्म सारे नेमिंग रिएक्शन करना है। और एक स्पेशल क्वेश्चन मेरी तरफ से बोनस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। बोनस क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ऐसा वाला है, देखो, CS ट्रिपल बॉन्ड CH, जब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे और इसके अंदर आपको पानी दिखाई दे, H2O H+ या Hg+2 दिखाई दे, या आपको H2SO4 दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, पानी दिखाई दे, पानी ना दिखाई दे तब भी, अगर पानी ना दिखाई दे तब भी, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे और ये सब दिखाई दे, Hg H2SO4 कुछ भी दिखाई दे, तो इसका एक तरीका होता है करने का। तरीका क्या होता है? देखो, तरीका ये होता है कि आपको पानी को H+ और OH- में ब्रेक करना है, और H+ को यहां भेजना है, OH- को यहां भेजना है। उससे क्या बन जाएगा? देखो, C है, H यहां चला गया तो ये बन जाएगा CH2 बन जाएगा, OH यहां चला गया तो ये C के ऊपर OH चला गया। अब देखो, अब यहां पर ना डबल बॉन्ड, एक नया बॉन्ड बना है तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसका H जो है सेम ही रहेगा, तो ऐसा कंपाउंड होगा। इसके बाद ना यहाँ पर स्पेशल चीज होती है, क्या होती है? ये जो H है यहाँ आ जाता है और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ जाता है, मतलब ये बॉन्ड उठ के यहाँ आता है यहाँ, इससे क्या बन जाता है? देखो, C डबल बॉन्ड लग जाता है ऊपर, C डबल बॉन्ड ऊपर लग जाता है, H यहाँ चला जाके हो जाता है CH3 लग जाता है, और ये सिंगल हो जाएगा कि उठ के चला गया ना, और यहाँ पर ये H का H रहता है। तो देखो, ये स्पेशल चीज है, इसको बोलते हैं हम टाउटोमरिज्म। ये जो हुआ है इसको बोलते हैं हम टाउटोमरिज्म, टाउटोमरिज्म बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हम आइसोमरिज्म, आइसोमेरिजाइजेशन होता है ये, ठीक है ना। तो मेरी बात समझना कि ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि आपको हमेशा एक H इसको देना है, एक H इसको देना है, एक OH इसको देना है। OH ट्राई करना कि बीच वाले कार्बन को OH मिले, मतलब जो पीछे हो, पहले कार्बन से पीछे वाले पे OH मिले, फिर ये सब काम करके आना। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन के हमने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, और आपको क्या क्या तैयारी करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। एंजॉय योर डे, और मेरी मेहनत के लिए तरस खा के प्लीज सब्सक्राइब करना। भगवान देख रहे हैं, आप मेरी मदद करो, भगवान आपकी मदद करेंगे। सच बता रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना।